दोस्तों। तो चलिए फिर से सुनते हैं कहानी का अगला भाग, पार्ट 23। फिर मिलोगी। चलिए सुनते हैं कहानी। आशीष ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर बारिश का पानी चेहरे से पोंछते हुए पूछा, पेपर अच्छा गया? मतलब तैयारी अच्छी की थी तुमने? वसुधा ने दोनों हाथ इत्मीनान से टेबल पर रखते हुए बताया, हाँ पेपर अच्छा गया। मुझे लगता है इजी था। मेरी क्लोज फ्रेंड है सना, उसकी तैयारी सही नहीं हुई थी, बहुत डर रही थी। उसका पेपर जाने कैसा गया होगा। कॉलेज जाते तक बोल रही थी, आज के पेपर में फेल हो जाऊंगी, एग्जाम हॉल में हार्ट अटैक आ जाएगा। बहुत तमाशे किए थे कल रात हॉस्टल में उसने। हम लोग कल की तो पूरी रात जाग कर पड़े हैं, 1 घंटे भी नहीं सोए। रात 3 बजे हीटर और मैगी बनाई। हॉस्टल में हीटर अलाउड नहीं है, अलमारी में छिपा कर रखना पड़ता है। सना का भी शायद अच्छा ही बन गया हो। पेपर टफ तो नहीं था मगर लेंदी था, इतना लिखना पड़ा। देखो नई रिफिल कितनी बची। वसुधा ने पेन की रिफिल बाहर निकाल कर दिखाई। वेटर पानी से भरे 2 ग्लास टेबल पर रख गया। वसुधा को देर से प्यास लगी थी, उसने तुरंत ग्लास होंठों से लगा लिया। आशीष उसे सामने बैठा देख सोच रहा था कि क्या इसी पल को जीने 6 महीने से मर रहा था। खाली ग्लास टेबल पर रख वसुधा ने फिर बताना शुरू किया, आपको मालूम है पेपर इतना लंबा था कि लास्ट मोमेंट तक सभी लोग लिख रहे थे। बेल होने के बाद मैडम सबकी कॉपियां छीन रही थी। कुछ लोगों ने पेपर नहीं बांधा है बोलकर बहाने से 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए। अब सोच रही हूँ कि 20 से ज्यादा पन्नों में मैं इतना सारा क्या लिखा है मैंने। चेक करने वाले को पता नहीं क्या समझ आएगा। मेरी एक फ्रेंड है पूनम, हॉस्टल में सना की रूममेट है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, हमेशा बहुत अच्छा स्कोर करती है। आज का पेपर सबका अच्छा ही गया होगा, लेकिन यदि हम पूनम से पूछेंगे तो बोलेगी बिगड़ गया यार। अब रिजल्ट आता है तो उसी के सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। मैं एग्जाम हॉल में जब लिख रही थी तब भी दिमाग में चल रहा था कि आप पार्किंग में क्या कर रहे होंगे। अच्छा आपने 3 घंटे क्या किया? आशीष इतनी देर से वसुधा को बड़े ध्यान से सुन रहा था। पता वसुधा, तुम्हारी बातें सुनकर मैं अपने कॉलेज डेज दोबारा जी रहा हूँ। 3 घंटे काटना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मेरी जिंदगी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर इंतजार में ही कट रही है। यहाँ तो तुम्हारा इंतजार था। तुम्हारे कॉलेज के सामने एक बुक स्टोर है, वहां बैठकर 3 घंटे में एक नॉवेल पूरा पढ़ लिया। नॉवेल की कीमत का केवल 10% पे किया और बुक स्टोर वाले को नॉवेल वापस कर दी। पहले ही बता दिया था मुझे आपके स्टोर में 3 घंटे गुजारने हैं। उसने एक स्टडी टेबल पर बैठने की जगह दे दी। सामान खरीदने के बाद उसे लेकर ट्रैवल करना कठिन हो जाता। मार्केटिंग वाला हूँ तो मेरी लाइफ केवल ट्रैवलिंग में गुजर रही है। मुझे बड़ा रिग्रेट है कि मैंने मार्केटिंग में MBA किया। अब फाइनेंस में जाना चाहता हूँ। साथ के लोग बैंकर, शेयर एनालिस्ट बनने को कह रहे हैं। एक बार शादी हो जाए तो उस हिसाब से समझ आएगा कि किस सिटी में मुझे सेटल होना है। मम्मी तो बोलती हैं कि तुम अपने लिए लड़की खुद पसंद करो और दोनों मिलकर डिसाइड करो कि तुम्हें कहाँ सेटल होना है। मेरी फैमिली में किसी भी कास्ट या कोई भी रिलीजन की लड़की अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए रह सकती है। मेरे कई कजिन्स की शादी हिंदुओं से हुई है और किसी को भी हमारे यहाँ चर्च जाने नहीं कहा गया। वो हिंदू लड़कियां शादी के बाद भी मंदिर जाती हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। हम दिवाली भी मनाते हैं। मेरी मम्मी तो बहुत ओपन माइंडेड है। वसुधा को समझ आ रहा था कि ये बातें आशीष क्यों कह रहा है। आशीष की इन बातों का बद्रीधर शुक्ला और नीरज शुक्ला के जीवन में कोई मोल नहीं है। वसुधा ने बात बदल दी, आंटी कैसी हैं? आशीष को विषय परिवर्तन पसंद नहीं आया, फिर भी वसुधा के इस औचक सवाल का जवाब देना जरूरी था। फाइन। वसुधा ने आशीष को अपने घर की खबर दी, दादी को पैरालिसिस का अटैक आ गया है। ओह इट्स वेरी सैड। कितनी मजेदार बातें करती थी यार वो, आशीष ने निराशा से कहा। वसुधा को दादी की याद आ गई। डॉक्टर कह रहे थे कि रिकवरी का चांस नहीं है, एज होने की वजह से। तभी वेटर बहुत बड़े साइज का डोसा रखे 2 प्लेट ले आया। वसुधा ने एक प्लेट आशीष की तरफ खाते हुए बताया, यहाँ का डोसा बहुत टेस्टी होता है। सना और पूनम के साथ मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ। मुझे यहाँ से 8 बजे तक लौटना होगा आशीष। आशीष मुस्कुराया, तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे पहली बार अपना नाम अच्छा लगा। मैं मम्मा से कहता भी था कि आशीष के अलावा कोई और नाम नहीं मिला था। किसी भी डायरेक्शन में पत्थर फेंको किसी आशीष पर ही गिरेगा। अच्छा क्या बोल रही थी तुम, कल किस समय मिले?
वसुधा ने बिना एक पल गंवाए कहा, कल सुबह 10 बजे। अच्छा हुआ नेक्स्ट पेपर के लिए 5 दिन का गैप है। आशीष ने टेबल से खड़े होते हुए कहा, एक काम करते हैं, कल ही मिलेंगे। मेरा होटल वर्धा रोड पे है, तुम्हारे शहर की तरफ जाने वाली रोड है। दोनों मुस्कुरा दिए। वसुधा और आशीष काफी हद से बाहर निकल अलग अलग दिशा की ऑटो में बैठकर निकल गए। हॉस्टल में घुसते ही वसुधा रूम नंबर 203 में घुसी। सना, कैसा हुआ तेरा पेपर? सना गले लग गई। पास हो जाऊंगी डार्लिंग। आनंद ने जो जो कहा था सब वैसा ही आया। पूनम का कुछ खास नहीं गया, समझ रही है ना? उसका खास नहीं मतलब 95%। जा देख, तेरी रेवा मुंह फुलाए मैस में बैठी है। रेवा को सिर्फ इसलिए तुझ पर गुस्सा आ रहा था कि आज कोचिंग से लौटने के बाद कमरे में ताला था क्योंकि तू लेट हो गई। तू एग्जाम के बाद सीधे हॉस्टल नहीं आई। वो तेरे भरोसे रूम की चाबी नहीं ले गई थी। वही तो गई कहाँ थी? वसुधा की जवान हकला गई। अरे रिश्ते की एक बुआ है, उन्हीं की बेटी की सगाई है कल, उसी से मिलने गई थी। कल तो मैं दिन भर के लिए वहां जाऊंगी। सना ने अपने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, चल फिर, कल बहुत मजे करना। सगाई में उधर कोई लड़का पटा लेना। कब तक ट्रेन वाले को याद करेगी? शादी ब्याह में तो लड़के खूब लाइन मारते हैं। रिलेटिव के घर फंक्शन है तो सब तेरी जात वाले ही होंगे। वसुधा बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई। सना और पूनम को ट्रेन में आशीष से हुई पहली 2 मुलाकातें बता दी थी। वो मेरी बेशर्मी नहीं थी, क्योंकि वो अनप्लान्ड था। उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। वो अनायास हुई घटना थी, मगर शिलांग से 2 दिन की जर्नी करके नागपुर मिलने आना अनायास नहीं है। उन 2 मुलाकातों से मुझ पर कोई कलंक नहीं लगता, मगर आज आशीष के साथ कॉफी हाउस में जाकर बैठना निर्लजता है। इस रास्ते पर आगे बढ़ने का मतलब माँ, बाबा, मुन्ना चाचा, आशी, जय, विजय, दादी, नीरज भैया, रंजीत मामा, मामी, सबको अपनी जिंदगी से सदा के लिए विदा करना है। हो सकता है बाबा अटैक से मर जाएं या फांसी लगा लें कि वसुधा किसी ईसाई लड़के के संग भाग गई। दादी को इस खबर को सुनने के बाद मरने के लिए जहर नहीं खाना पड़ेगा। उनकी धड़कन स्वयमेव थम जाएगी। नीरज भैया किसी नौकरी के बहाने वर्धा छोड़ देंगे ताकि गली के लोगों के सामने सर झुकाकर ना चलना पड़े। आशीष के साथ कुछ सोचने का मतलब अपना शहर, रिश्ते, पहचान शालिग्राम जी पर चढ़े बासी फूलों की तरह वर्धा नदी में विसर्जित कर देना होगा। वसुधा के लिए बाबा की तरफ से गुड्डी बुआ की तरह बहिष्कार की सजा होगी। माँ बाबा की अर्थी के आखिरी दर्शन से वंचित करने से लेकर नीरज भैया की बारात तक से निष्कासित। माँ, मामा, मौसियों, रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना छोड़ देंगी। केवल वसुधा की ही पिछली जिंदगी पर स्याही नहीं पुतेगी, माँ और बाबा की आने वाली जिंदगी पर कालिक मल जाएगी। शुक्ला परिवार शर्मिंदगी की वजह से दुनिया से नाता तोड़ लेगा। नीरज भैया दोस्तों से मुंह छुपाता फिरेगा। बाबा शायद कई दिन तक दुकान नहीं खोलेंगे। दादी कीर्तन में नहीं जाएंगी। चाची की दबंगई और ताने बढ़ जाएंगे। माँ रसोई में छिप छिप कर रोएगी। इससे अच्छा मैं अकेली ही रो लूं। मुझे अपने दिल को पूरी क्रूरता से बांधना होगा। कल मैं आशीष से मिलने इसलिए जा रही हूँ क्योंकि वो बहुत दूर से आया है। 2 लंबी ट्रेन यात्राओं के साथ के बाद अब हमारी पहचान का इतना लिहाज रखना है कि मैं कल का दिन उसके साथ बिताऊं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये बात सना और पूनम को बताने में बुराई है। बद्रीधर शुक्ला की बेटी होने की मेरी ये पहचान ये दोनों लड़कियां जानती हैं। मैं अपने बाबा का नाम बदनाम नहीं कर सकती। कल पूरी रात पढ़ाई की वजह से जागी और आज आशीष के साथ बिताए वक्त को याद करके जाग रही हूँ। कितना सुंदर और कितना शालीन है वो। आज सुबह वसुधा बहुत जल्दी उठ गई। कोई उससे मिलने कितनी दूर चला आया है। कितना रोमांचक, कितना रोमांटिक। हॉस्टल की किसी और लड़की के साथ ये वाकया हुआ होता तो ये सब मुझे किसी परी कथा सा लगता। जीवन में कभी किसी ने मुझे इतना महत्व नहीं दिया। बालों को शैम्पू करने के बाद वसुधा कैंची लेकर कमरा नंबर 203 में गई। सना, बालों को नीचे से बराबर कर दे जरा। वसुधा को देखते ही सना हैरान रह गई। रब्बा, तू 3 साल में इतनी सुंदर कभी नहीं लगी जितनी आज लग रही है। इतनी सुंदरता कहाँ छिपा कर रखी थी वे? ये कौन सी ड्रेस है तेरी? कितना सुंदर स्काई ब्लू कलर है। सगाई इतनी सुबह से है? वसुधा झेप गई। अरे यार, बुआ ने जल्दी आने कहा था, तू फटाफट मेरे बाल बराबर काट। वसुधा 9:30 बजे ही हॉस्टल से बाहर मुख्य सड़क पर खड़ी थी। पहली बार उसने कमर तक लंबे बालों को खुला छोड़ा था। वर्धा में माँ को वसुधा का खुले बाल रखना पसंद नहीं है।
ठीक 10 बजे वसुधा कॉफी शॉप के सामने पहुंच गई। ऑटो से उतरकर इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा सामने से आशीष उसकी ही तरफ आ रहा है। इस चौथी मुलाकात में पहली बार वसुधा को पहले से मालूम था कि आशीष से मुलाकात होने वाली है। आज निकलने से पहले खुद को तसल्ली से आईने में निहार कर आई थी। आशीष पास आकर मुस्कुराया। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। योर हेयर इज सो लॉन्ग। आज बिल्कुल अलग लग रही हो। आशीष संकोच में ये न कह पाया कि वसुधा तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वसुधा सड़क पर आशीष के साथ किसी की नजर में नहीं आना चाहती थी तो छूटते ही बोली, भीतर चले। वसुधा ने कल वाली टेबल की तरफ नजर डाली जहां आज एक पति पत्नी का जोड़ा चाय पी रहा था। आशीष, हम कल वाली टेबल पर ही बैठेंगे ना प्लीज। आशीष को आश्चर्य हुआ। क्यों? वसुधा हंसी। कल वाली टेबल को भी तो जानना होगा कि आज हमने क्या बातें की। आशीष मुस्कुरा दिया। दोनों दूर लगे एक सोफे पर बैठे थोड़ी देर तक इंतजार करते रहे। पति पत्नी के जाते ही वसुधा और आशीष उस टेबल पर आ गए। आशीष ने देर से पकड़े एक पॉलिथीन बैग को टेबल पर वसुधा के सामने सरका दिया। ये तुम्हारे लिए। वसुधा ने उसे छुए बिना ही पूछा, ये क्या है? मॉरिशस में तुम्हारे लिए खरीदा था। देखो शायद तुम्हें पसंद आए। वसुधा ने पॉलिथीन से एक खूबसूरत लेडीज हैंडबैग बाहर निकाला और देखती रह गई। प्योर लेदर का बेहद महंगा पीले रंग का बैग। वो इस तरह का बैग खुद के लिए इस जन्म में तो नहीं सोच सकती। हॉस्टल में भी उसके कपड़े सभी लड़कियों में सबसे सस्ते होते हैं। बाबा उसके जन्म के बाद से ही उसकी शादी के नाम पर हर महीने बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं ताकि एक ठीक ठाक सा लड़का ढूंढ सके। दादी समिति में पैसे जमा करती हैं और जब जब पैसे मिलते हैं तब वो वसुधा की शादी के लिए एफडी कराती हैं। आशीष जैसे अमीर परिवार में हमारा आना जाना उठना बैठना तक नहीं है। दादी और माँ का आधा जीवन जमीन में बैठकर अनाज फटकते, सब्जी छांटते, आटा सानते, बर्तन मांजते बीता है। वो दोनों इतना जमीन पर बैठी मिलती हैं कि पास पड़ोस से आने वाली औरतें भी हमारे यहाँ जमीन पर ही बैठती हैं या शायद सोफे पर बैठने में उन्हें लाज आती है। आंगन या बरामदे में बिछी चटाई पर ही बैठकर चाय नाश्ता करती हैं। आशीष की मम्मी की तरह इंग्लिश में बात नहीं करती, कार नहीं चलाती, बड़ी यूनिवर्सिटी में माइक पर मर्दों की तरह लेक्चर नहीं देती। आशीष भी मुझसे हुई लंबी मुलाकातों और दादी से मिलकर ये अंतर समझ चुका होगा। वसुधा की आवाज में अनमनापन था। ये बैग क्यों लेकर आए आप? मतलब क्या जरूरत थी पैसे बर्बाद करने की? यदि कॉलेज में मुझसे मुलाकात नहीं हो पाती या मेरे कॉलेज का पता ही नहीं लगा पाते तो क्या करते इस बैग का? आशीष ने हंसते हुए कहा। फिर मैं अपने हर सफर में यह बैग लिए चलता कि कभी फिर किसी ट्रेन में शायद तो मिल जाओ। ये सुनकर वसुधा का मन बुझ गया। बात में बात आगे बढ़ाने की आशीष की इन मीठी कोशिशों का कोई हासिल नहीं है। अभी जो हम दोनों साथ बैठे हैं, इस मुलाकात का कोई मतलब नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं। आशीष और मेरे प्यार की दुनिया की नज़र में कोई कीमत नहीं है। ये सब सोचते हुए वसुधा के लिए आंसू रोकना मुश्किल हो रहा था, मगर वो किसी हाल रोना नहीं चाहती थी। आशीष के सामने रो देने का मतलब रिश्ते को एक कदम और आगे ले जाना ही है। जब आगे रास्ता बंद है तो एक कदम आगे बढ़ाने की बजाय 2 कदम पीछे हटाना ही समझदारी है। आशीष के इशारों में भी कोई स्वीकारोक्ति नहीं दिखाना चाहती थी, मगर आशीष ने वसुधा की पलकों पर पनीले सितारे झिलमिलाते देख लिए। वो सब कुछ वसुधा पर छोड़े बैठा था। यदि वो आंखों की नमी छिपाना चाहती है तो मैं देखकर भी अनदेखा करूंगा। यदि वो चाहती है कि मैंने पूछूं तो मैं पलकों को चूम लूंगा। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, पूरा का पूरा तुम्हारा हुआ। तुम अपनाना चाहो तो यहाँ हूं, तुम थामना चाहो तब भी यहाँ हूं। तुम एक कदम आगे तो बढ़ो, मैं अपनी पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख लूंगा। कॉफी हाउस के टेबल पर दोनों के बीच किसी लंबी सुनवाई के बाद अंतिम फैसला आने के पहले वाला तनाव था। मॉरिशस से इंडिया, फिर शिलांग से गुवाहाटी तक बस से, गुवाहाटी से कोलकाता तक ट्रेन में, फिर कोलकाता से ट्रेन बदलकर 24 घंटे की जर्नी करके नागपुर के कॉलेज में वसुधा को ढूंढकर यहाँ अपने साथ कॉफी हाउस में डोसा खाने नहीं लाया। वसुधा भी ये बात समझती है। आशीष अंतस लगाव से लबालब एक गंभीर प्रस्ताव और ठोस फैसले के लिए आया है। तभी वेटर मसाला डोसा और कॉफी ले आया।
आशीष ने सांभर का एक चम्मच मुंह में डाला और बिदक गया। मुझे दाल में इमली का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज सुबह रूम पर कुछ नहीं खाया था, यह सोचकर कि तुम्हारे संग बैठकर खाऊंगा। वसुधा ने सांभर का चम्मच मुंह में डाला। मैंने भी हॉस्टल में ब्रेकफास्ट नहीं किया। आप खाने में क्या पसंद करते हो? आशीष ने बताया, वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट हर स्टेट का खाना टेस्ट किया है, पर मुझे मेघालय के ही फूड पसंद आते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ का हूँ तो टेस्ट बड्स उसी के अकॉर्डिंग डेवलप्ड है। वसुधा ने फिर पूछा, अच्छा, वहाँ क्या यहाँ से कुछ अलग भी होता है? आपका फेवरेट क्या है? आशीष ने कहा, मुझे स्पाइसी कुछ भी पसंद नहीं। कॉफी पीते हुए वसुधा आशीष से हॉस्टल, टीचर, सना, पूनम, रेवा, आनंद के बारे में बहुत कुछ बताती रही। हॉस्टल में आधी रात तक चलने वाली भूतों की कहानियाँ, डांसिंग और सिंगिंग कॉन्सर्ट। बात करते वक्त भी वसुधा के दिमाग में चल रहा था कि वो यहाँ अकेली नहीं आई है, बाबा की इज्जत भी उसके संग है। बाबा ने हॉस्टल भेजने से पहले जब लगभग धमकी वाले अंदाज में उसे समझाया था, तब वो पिता नहीं एक जमींदार लग रहे थे, जो किसी खेतिहर को खेत बटाई पर देने से पहले ही समझा देता है, देख, बेईमानी की खबर भी लगी तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। तूने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। आशीष ने कॉफी का आखिरी घूंट खत्म करते हुए पूछा, आज तुम कितना समय लेकर आई हो? वसुधा रूंधा गला हल्का करने की कोशिश में हकलाने लगी। आज आज हम 6 बजे तक साथ रह सकते हैं। उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो ऐसे ही सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।